हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हाँ जी, ये बहुत इजी बुक है और इस बुक से आपके एग्ज़ाम पेपर में 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना, 6 जो क्वेश्चन हैं बहुत इजी आते हैं। 6 में से 2 क्वेश्चन तो सुपर कंडक्टिविटी के ही आ जाते हैं। किसके आ जाते हैं? सुपर कंडक्टिविटी के। तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सुपर कंडक्टिविटी को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल खास बनता नहीं है। लास्ट टाइम बना था बस एक बार, उसमें करंट पूछ लिया था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, इजी न्यूमेरिकल था। तो सुपर कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से याद रखें और इसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। आइसोटोप जो इफेक्ट है वो 2 बार आ चुका है अकेला, और कूपर पेयर, ठीक है, बीसीएस थ्योरी हम बात करेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है 1 भी आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, वो है क्रिस्टल से। क्रिस्टल जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं वहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। अब फिर चाहे आपका मिलर इंडिसेस आए, ध्यान रखना इस बार मिलर इंडिसेस आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ये बात ध्यान से समझ लें आप लोग। और मिलर इंडिसेस के अलावा आपका ब्रैग इक्वेशन हो सकता है। ब्रेग रिलेटिव्स कितने होते हैं? 14 होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको जो लेटेस्ट डिस्टेंस है d, उसको कैलकुलेट करना पता होना चाहिए। और एक चीज़ पैकिंग फ्रैक्शन, जिसके बारे में भी अब आपको बताएंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है स्पेसिफिक हीट से। ये जो स्पेसिफिक हीट है, इसके 3 मॉडल हैं। आइंस्टीन मॉडल है, ड्यूलॉग-पेटिट का नियम है, और एक है डिवाई मॉडल। अधिकतर क्वेश्चन डिवाई मॉडल से आया है और आइंस्टीन मॉडल से आया है, लेकिन हम फिर भी तीनों डिस्कस करेंगे। और जब इसको डिस्कस करेंगे तो इसके साथ साथ फोनोन को भी देखेंगे, ठीक है। और जब हम इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे लेटेस्ट वाइब्रेशन, एक क्वेश्चन उससे भी एक बार पूछा गया है। चलिए, इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल और थर्मल। तो ये हमारा टारगेट है, इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना। और इसमें जो भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक होंगे उनको भी हम पढ़ लेंगे साथ साथ। तो चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सबसे पहले मुलाकात होती है आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मिलर इंडिसेस। ये मिलर इंडिसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान रखना, हमने आपको 4 स्टेप बताए थे मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करने के, ठीक है। कितने स्टेप बताए थे? 4 स्टेप बताए थे। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, HKL, कॉमा नहीं लगाते। तो देखो, मिलर इंडिसेस को 4 स्टेप में फॉलो करना है, या गेन करना है या प्राप्त करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फाइंड द इंटरसेप्ट। मतलब आप सबसे पहले अंतःखंड प्राप्त करोगे, और आपको किस फॉर्मेट में दिए होंगे? PA Q, चलो स्मॉल ले लेते हैं, QB और RC, इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। कुल मिला के हमारे पास 3 एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस में कोई ना कोई हमको अंतःखंड मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल, ये यदि PA है तो ये क्या हो जाएगा? QB, ये क्या हो जाएगा? RC। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा? अंतःखंड मिलेंगे। फिर हमको क्या करना है? इस तरीके से सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q एंड R। आपको P एंड Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थर्ड जो स्टेप है वो है रेसिप्रोकल लेना है। आपको 1/P करना है, 1/Q करना है और 1/R करना है। फिर क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। तो जो एलसीएम होके आएगा वो क्या मिलेगा? HKL। आरपीएससी में क्वेश्चन आया था, देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन ले रहे हैं। एक दिया था उसने कि एक जो इंटरसेप्ट हैं वो है 2A, 3B और C। ये आपको क्वेश्चन दिया था कि किसी भी क्रिस्टल में जो इंटरसेप्ट हैं, जो अंतःखंड हैं, वो हैं 2A, 3B और C। बताइए इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, HKL क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका कंपैरिजन किससे करना है? PA से, QB से और RC से।
इसका कंपैरिजन स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग किससे करना है, PA से, QB से, RC से। सेकंड स्टेप में क्या मिलेगा, P की वैल्यू कितनी मिल गई 2, Q की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू कितनी है C। चलिए थर्ड स्टेप क्या कहता है, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो तो 3 आ गए 1/1 आ गया। एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे पता चलेगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये आ जाएगा 6, 3, 2 और 6, ये आंसर आ गया। ये लो जी 3 to 6, ठीक है। जो कुछ भी आपको दे रखा है अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखें कि मिलर इंडिसेस जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव शो नहीं करते, बार लगा देते हैं, बाकी का हो भी सकता है। जैसे कि हम बात करें 1, 1, 0, आपको कोई भी मिलर इंडिसेस दे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको उल्टा कर दो 1/1, 1/1, 1/0, तो ये आ जाएगा 1, 1 इनफाइनाइट। ये इसके हैं कोऑर्डिनेट। अब हम देखो डिजाइन करेंगे डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये x है, ये y है, ये z है, तो 1, 1 कटिंग कहाँ हो रही है, केवल और केवल x और z पर हो रही है। 1 सेकेंड, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये लो जी, तो कटिंग कहाँ हो रही है, केवल और केवल x और y पे हो रही है, लेकिन पैरेलल किसके है, z के पैरेलल है। तो आपको पता चल रहा होगा ये जो है ना, ये ऐसा मत समझना कटिंग हो रही है, ये पैरेलल होता है। z जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल होता है। डायग्राम थोड़ा सा साफ सफाई से नहीं बना है, कोई बात नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा पैरेलल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव में जो दे रखा होता है, फॉर एग्जांपल आपको यदि यहाँ पे -c अपेयर हो गया तो यहाँ क्या होगा, कंपैरिजन से पता चलेगा आपको -1 आएगा और यहाँ से कंपैरिजन से आप क्या करोगे 6 बार लगाओगे। माइनस का मतलब क्या होता है, वो इस वाली एक्सिस पे बना होगा, या तो -x पे, यहाँ क्या होगी -z पे, और यहाँ क्या होगा -y पे, ठीक है। तो माइनस यदि इंटरसेप्ट में आता है तो आप HKL में क्या लगाओगे, बार लगाओगे। चलो साहब, हाँ जी चलिए देखिए, अब हम देखते हैं जालकों के मध्य की दूरी, और जालकों के मध्य की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं d बराबर 1/h² k² और L² HKL क्या है, मिलर इंडिसेस हैं। आपको यदि क्यूबिक दे रखा है, a बराबर b बराबर c दे रखा है, तो इस कंडीशन में ये ऊपर आ जाएगा, तो a/√h² + k² + L², ठीक है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा a² और ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। d जब आता है तो इसको जो है लेटिस डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लेटिस भी कहते हैं, लेटिस डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। दो लेटिस जो प्लेन हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है। और एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास 3 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं। एक होता है SC सिंपल क्यूबिक, एक होता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, 8 जो हैं कोनों पे एटम्स उपस्थित होते हैं, कोनों पे एटम्स उपस्थित होते हैं। टोटल एटम होता है 1, इसमें कितने होते हैं 2, इसमें कितने होते हैं 4। तो इनमें जो प्लेन बनते हैं उनकी बीच की जो दूरी है, जैसे प्लेन कई सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन D100 की बात करें, D110 की बात करें और D111 की बात करें, ठीक है। तो ये कई सारे प्लेन हैं, तो D100 की जो प्लेन के बीच में डिस्टेंसिंग होगी वो कितनी होगी a, ये कितनी होती है a/√2 और ये होती है a/√3। हमने आपको पढ़ा रखा है। BCC में क्या लिखोगे, ये डिस्टेंस मिलती है a/2, ये मिलती है a/√2 और ये मिलती है a/2√3, ठीक है। और आपको शायद डायग्राम भी बना के बता रखा है, तो डायग्राम देख लेना, इनके डायग्राम भी बनते हैं, ऐसा नहीं होता, इनके डायग्राम भी हमने बना रखे हैं, यहाँ बनाने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। FCC ये होता है a/2, ये a/2√2 और ये होता है a/√3। तो आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है, D100, D110, D111। तो यदि सिंपल क्यूबिक में आपसे पूछ ले कि 100 प्लेन के बीच की दूरी कितनी है, तो a, 110 प्लेन के बीच की दूरी a/√2 और 111 में a/√3 याद होनी चाहिए, इसी सीक्वेंस में ही। जब D आता है तो एक और हम चीज़ पढ़ते हैं, वो क्या है, एक चीज़ हम पढ़ते हैं वो है क्या, ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन, और ब्रैग जो इक्वेशन है वो डिफ्रैक्शन ड्यू टू एक्सरे या डिफ्रैक्शन बाय एक्सरे,
ठीक है। किसका डिफ्रैक्शन करते हैं हम? एक्सरे का डिफ्रैक्शन करते हैं लेटिस के द्वारा। तो यहाँ हमको एक इक्वेशन मिलती है 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा। एक बार क्वेश्चन आया है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा, और ये जो d है आपको पता है ये डिस्टेंस है, और यहाँ थीटा जो है वो है, या तो बोलेंगे आपको पृष्ठ सर्पी कोण के नाम से आता है, पृष्ठ सर्पी कोण, ठीक है। और एक होता है इसका ब्रैग एंगल। क्या होता है? ब्रैग एंगल। और एक यदि डिफ्रैक्शन कोण आपको देता है तो उसका आपको आधा करके इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। n का है ऑर्डर नंबर है, कितना है? n बराबर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर का है, n बराबर 2 है तो सेकंड ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन का ऑर्डर बताता है। तो यदि हम आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d, तो आप क्या लिखोगे? n लैम्बडा अपॉन 2 sin थीटा। हम पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d मिनिमम, मिनिमम d कितनी होनी चाहिए जिससे डिफ्रैक्शन हो पाए? तो n लैम्बडा, ये तो कांस्टेंट है, यदि ऑर्डर अपन 1 कर दें, ये ऑर्डर अपन कितना ले लें? 1 ऑर्डर का ले लें, तो लैम्बडा, और ये तो 2 रहेगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो d मिनिमम कितना आ जाएगा? लैम्बडा बाई 2। इसका मतलब एक कंडीशन होती है, RPSC में तो नहीं पूछी गई, दूसरे एग्जाम में आई थी, कि डिफ्रैक्शन होने के लिए, ब्रैग डिफ्रैक्शन होने के लिए मिनिमम जो लेटिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? वो मिनिमम जो है आपको कितनी रखनी है? लैम्बडा बाई 2। मैक्सिमम आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2d sin थीटा, यदि n बराबर 1 लिखेंगे तो। यदि आप लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं तो कितनी आ जाएगी? वो 2d के बराबर। तो इक्वल मिला के एक ही फॉर्मूला है, लेकिन कई सारे तरीके से अपन इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम पेपर में आपको n का मान देगा, हो सकता है d का दे दे तो लैम्बडा का पूछेगा, लैम्बडा देगा तो d पूछेगा, और sin थीटा की वैल्यू आपको वो देगा। एक बात और हमको यहाँ से समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? हमको एक बात ये समझ में आ रही है यहाँ से कि हम यदि 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा लिख दें, 2d sin थीटा बराबर क्या लिख दें? n लैम्बडा, तो ये जो d है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू जाएगा 1 sin थीटा के, या उल्टा भी आ सकता है, sin थीटा प्रोपोर्शनल जाएगा 1 d के, यदि n बराबर 1 ले लें और लैम्बडा को कांस्टेंट कर दें। 2 तो वैसे भी कांस्टेंट ही है। तो यदि आप हमसे रेशो पूछ लो sin थीटा 100 का, sin थीटा 110 का, sin थीटा 111 का, फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए पूछ लिया, तो ये क्या आ जाएगा? 1/d 100 1/d। रेशो पूछ लो यदि आप हमसे तो क्या बताएंगे हम? 110, और यहाँ से 1/d 111। तो ये क्या है? ये d 100 कितना, सॉरी 1/a आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/a/√2, ये कितना आ जाएगा? 1/a/√3। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 और √3, ठीक है। जैसा भी आप चाहें, जैसा डिमांड हो वैसा आप काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखें। एक बात और, एक चीज़ होती है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। किस में पढ़ते हैं अपन लोग पैकिंग फ्रैक्शन? हम पढ़ते हैं जब हम अलग अलग सिंपल क्यूबिक में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होती है HCP, तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होती हैं। एक होती है सिंपल क्यूबिक, एक होती है BCC बॉडी सेंटर्ड, एक होती है FCC, और एक होती है HCP, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में ध्यान रखें कि टोटल नंबर ऑफ जो एटम है 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 6 होते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बता रखा है, आपको याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन मिनिमम आप ये तो ध्यान रखें, ठीक है। आपको ये भी बता रखा है कि इनका जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है, इसका जो परमिटिव सेल का वॉल्यूम है वो आपको बता रखा है। इसका यूनिट सेल का वैल्यू सबका AQ होगा, परमिटिव सेल का जो वैल्यू है वो डिवाइड करना पड़ेगा AQ, AQ/2, AQ/4, AQ/6, इस तरीके से। इनके कई सारे और भी पैरामीटर आते हैं, A एंड R में रिलेशन भी आता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे याद रखोगे? इसका होता है 52%, π/6 होता है आई थिंक, और इसका होता है 68%, इसका 74%, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए, तो कुछ भी याद रहे ना रहे, ये आप 4 चीज़ों को, मतलब 2 पैरामीटर्स को याद रखें, नंबर ऑफ एटम्स को और उसकी पैकिंग फ्रैक्शन को। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका बता रखा है आपको, क्या बता रखा है? जितने भी नंबर ऑफ एटम है उसका आपको 4/3 π/r³ उसके आयतन से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे यूनिट सेल का डिवाइड करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़े क्या?
आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक में n बराबर कितना होता है, 1 होता है, 4/3 पाई r। आपको याद होगा इसमें एक फॉर्मूला आता है a और r में रिलेशन, a बराबर 2r। ठीक है, इसमें 4r/√3 आता है, इसमें 4r/√2 आता है, आप देख लेना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अब आप चाहो तो r की वैल्यू लिख दो। जब r की वैल्यू लिखोगे, चलो r की वैल्यू छोड़ देते हैं, r की लिख देते हैं। नीचे a क्यू है, a बराबर कितना है 2r, तो 8 × r³ से r³ कट गया, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया π/6, तो हमने 52% लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। ये संजीवनी सीरीज का एक ही पर्पज़ है कि मिनिमम इतना तो आपको पता चले कि क्या एग्जाम पेपर में आ रहा है और आपको मिनिमम क्या पढ़ना है। तो एग्जाम पेपर में यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको ब्रैग इक्वेशन से बनेगा, मिलर इंडिसेस से बनेगा। ब्रेव लेटिस कितने होते हैं हमारे पास, 14, ध्यान रखना। ठीक है, जो ब्रेवेज लेटिस हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 14 होते हैं। और स्ट्रक्चर कितनी है, 7 है। 7 तरह के स्ट्रक्चर को 14 प्रकार के लेटिस से समझाया जाता है। आपको याद भी होंगे क्या होता है वो, CTOTHMT, ये क्या है सर, ये होता है क्यूबिक, ये होता है टेट्रागोनल। ठीक है, और ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, ये है क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है शायद, ये हेक्सागोनल है, ये मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। तो आप इसको देख सकते हो। और इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, और 1 1 2 1, कुल मिला के 14 होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। ब्रेव लेटिस ये एग्जाम पेपर में आ चुका है, 14 होते हैं। तो मिनिमम जो कंटेंट है जो आपको याद रखना ही है वो तो हम बोर्ड पे बता ही रहे हैं, बाकी का मैक्सिमम तो आप हमारे साथ रिवीजन करते रहें। चलिए फिर अगला टॉपिक हम लेते हैं, लेटिस वाइब्रेशन। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं लेटिस वाइब्रेशन की। लेटिस वाइब्रेशन, अच्छा सब्जेक्ट नाम हट गया, सब्जेक्ट नाम लिख देते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, देखो लेटिस वाइब्रेशन की बात करते हैं हम। 2 तरह के लेटिस वाइब्रेशन पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन आया है, एक पढ़ेंगे 1D मोनोएटॉमिक और दूसरा पढ़ेंगे 1D डाईएटॉमिक। तो चलिए 1D मोनोएटॉमिक पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिलेशन आता है, एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं इस अरेंजमेंट में, और इसमें एक ही तरह का रिलेशन आता है हमारे पास, ओमेगा बराबर 4β/m sin Ka/2। यदि हम ओमेगा बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा मैक्स साइन Ka/2। आपको पता चलेगा ओमेगा मैक्स कैसे मिलेगा, ओमेगा बराबर ओमेगा मैक्स होगा, अधिकतम होगा, कब होगा बताइए, जब साइन Ka/2 कितना हो जाए, 1 हो जाए, और ये 1 किसके बराबर होता है, साइन π/2 के बराबर। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हमको ओमेगा बराबर क्या मिलेगा, सॉरी ओमेगा मैक्सिमम, यहाँ साइन Ka/2 की वैल्यू 1 कर दी जाए तो अधिकतम वैल्यू देगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4β/m। कभी कभार इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परेशान मत हो जाना। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल सकता है, देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के K/2 बराबर किसके है, π/2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। K बराबर हम बचपन से जानते हैं 2π/λ, और A यहाँ पे दिख रहा है, A क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, और ये क्या होता है, पाई होता है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो λ बराबर 2a मिल जाएगा। ठीक है, ये आप रिलेशन थोड़े से ध्यान रखें। तो हम अब इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, W बराबर W मैक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4β/√m, 4β√m में, सॉरी रूट में, और यहाँ आ जाएगा साइन Ka/2। ये होता है हमारा डिस्पर्सन रिलेशन। डिस्पर्सन रिलेशन का मतलब परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित माध्यम। ठीक है, परिक्षेपित माध्यम होता है, डिस्पर्सन सॉरी रिलेशन होता है, हम भी क्या लिख रहे हैं, रिलेशन, डिस्पर्सन रिलेशन, परिक्षेपण संबंध कहलाता है ये। हाँ जी, एक देखो, अब इस इक्वेशन को यदि हम देखें, इसको देखें, यदि k जो है वो लगभग 0 को टेंस करे, तो आपको पता है कि जब थीटा टेंस टू 0 होता है तो आप साइन थीटा को सीधा थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम सीधा सीधा ये लिखने वाले थे कि जब k टेंस टू 0 होगा तो जो मीडियम होगा वो नॉन डिस्पर्सिव होगा, Vg बराबर Bp के होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम साइन Ka/2 को क्या लिख सकते हैं, Ka/2 लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे Ka/2 लिखोगे
4β/m k a/2। तो इस पूरे इक्वेशन में एक बार k आ रहा है, तो चाहे आप ω/k करें चाहे आप dω/dk करें, दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। वो कितना आ जाएगा 4β/m × a/2, ये इतना ही आएगा। इसका मतलब Vp बराबर किसके होता है, Vg का। और हमने आपको अच्छे से बता रखा है जब Vp बराबर Vg होता है, इसका मतलब क्या है, ये बताइए, नॉर्मल डिस्पर्सन, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम कह सकते हो। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा हल्का चल रहा है पर कोई बात नहीं। चलिए, कौन सा है ये, नॉर्मल डिस्पर्सन मीडियम। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करनी है, यदि k जो है उसकी वैल्यू कितनी हो, k की वैल्यू कैसी हो, अधिक हो। ठीक है, k की वैल्यू कैसी हो, हाई हो। तो क्या करोगे, यदि k की वैल्यू हाई होगी तो उस केस में क्या होगा, Vg बराबर नहीं होगा Bp के, Bg बराबर किसके नहीं होगा, Bp के, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये छोटे छोटे रिलेशन आते हैं कुछ, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आवृत्ति है ओमेगा मैक्स, ये आवृत्ति अंतक आवृत्ति भी कहलाती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या कहलाती है ये, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहलाती है। ये बात आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। चलिए, अब हम चालू करते हैं डाई एटॉमिक। अब हम देखते हैं डाई एटॉमिक, क्या देखेंगे, 1D डाई एटॉमिक लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो तरह के पार्टिकल होते हैं इस तरीके से। चलिए देखिए, ठीक है, इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ एक रिलेशन आता है ω² बराबर, क्या आता है रिलेशन, इसको याद रख लेना आप लोग, m1 + m2। उम्मीद तो यही करते हैं कि ऐसा ही कुछ आना चाहिए, प्लस माइनस रूट, यहाँ बीटा आता है m1 + m2, m1 m2 का होल स्क्वायर -4 sin स्क्वायर KA/m1 m2। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से एक रिलेशन आता है। अब इसमें क्या होता है, दो ब्रांचें होती हैं, एक बार आप प्लस लोगे तो ओमेगा प्लस आता है, एक बार माइनस लोगे तो ओमेगा माइनस आता है। तो ओमेगा प्लस जो होता है वो ऑप्टिकल ब्रांच को, प्रकाशिक शाखा को प्रदर्शित करता है, और ये जो ओमेगा नेगेटिव होता है ये बताता है एकॉस्टिक, ध्वनिक, एकॉस्टिक ब्रांच को शो करता है। ठीक है, अब इसके भी हम वैसे ही कुछ कंडीशंस लेते हैं, जैसे कि k टेंस टू 0 हो। तो जब k टेंस टू 0 होता है तो ये लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में जो हमको ओमेगा प्लस मिलता है वो मिलता है 2β² में। ठीक है, और m1 + m2 m1 m2। ठीक है, और ओमेगा माइनस जो है वो 0 के बराबर मिलता है। यदि k बराबर 0 हो, ध्यान रखें टेंस टू 0 नहीं, बराबर 0, कि जब k टेंस टू 0 हो, k टेंस टू 0 होता है तो ओमेगा प्लस स्क्वायर, शायद ये तो यही मिलता है, और एक मिलता है ओमेगा माइनस का स्क्वायर, ये मिलता है KA 2β/m1 m2। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, बाकी का मुश्किल काम नहीं है, आप देख लेना। इस टाइप से इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे कभी बनता नहीं है, पर कोई बात नहीं। ठीक है सब, चलिए, और एक बात ध्यान रखें, एक होती है ऑप्टिकल ब्रांच, जैसा कि आपको बता दिया। ये जो ऑप्टिकल ब्रांच है इसमें द्रव्यमान केंद्र जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो नियत रहता है, मूव नहीं करता। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसका डायग्राम आप हमसे बनवाओगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो इनका जो मोशन है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है कभी भी नहीं बदलता, नियत रहता है। लेकिन अब बात करें एकॉस्टिक ब्रांच की, तो एकॉस्टिक ब्रांच में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। पार्टिकल क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सभी कण समान दिशा में गतिशील होते हैं। ठीक है, अब हम लेटेस्ट वाइब्रेशन करते हैं। जब भी वाइब्रेशन होते हैं तो एक चीज़ आती है फोनोन।
अगला टॉपिक क्या है, फोनोन। और ये जो फोनोन होता है ये ध्वनि के वेग से गतिशील होता है। किस वेग से, ध्वनि के वेग से, या ध्वनि का क्वांटा भी इसको कहते हैं। ध्वनि का क्या कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक बोसोन होता है और बोसोन का जो स्पिन है, इसका जो चक्रण है वो हमेशा पूर्णांक में होगा। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4। आपको पता है वैसे भी होता भी बोसोन वही है जिसका स्पिन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब फुल इंटीजर हो। ठीक है साहब। इसके अलावा हम बात करें तो बोसोन जो है उसकी एनर्जी भी बराबर h से ही निकालते हैं। लाइक फोटोन ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो आवृत्ति है वो ध्वनि का आवृत्ति होती है, प्रकाश का जो है वो नहीं, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो नहीं होती है। ठीक है, ये फोनोन की बात है। अब फोनोन का 2 तरीके का प्रोसेस होता है, एक होता है नॉर्मल प्रोसेस, एक होता है उनकलाब प्रोसेस। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें होती है प्रत्यास्थ टक्कर, उसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है। और एक प्रोसेस होता है उनकलाब प्रोसेस, वो होती है अप्रत्यास्थ टक्कर के कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। एक क्वेश्चन तो आएगा मिलर इंडिसेस से, दूसरा आ सकता है आपका ब्रैग इक्वेशन से या पैकिंग फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है उससे। अब उसके बाद हमको जो लगता है वो आ सकता है स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए इसको लिख लें आप। अब हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट, और ये जो स्पेसिफिक हीट टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी भी क्रिस्टल को ऊष्मा देते हैं या किसी भी लेटिस को ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। और आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपके जो जालक आयन हैं उनमें होते हैं कंपन, और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाना। लेकिन हम ये देखते हैं जब रिजल्ट निकालते हैं तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो जालक आयनों के कंपन के कारण होती है। होने को तो वो जो है इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो होता है 0, लगभग नगण्य के बराबर होता है। तो हम जो भी इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जालक के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि सर आपने एनर्जी क्यों इस्तेमाल की है। भैया हमारी जो स्पेसिफिक हीट है वो होती यही है कि एनर्जी में चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे इंटरनल एनर्जी में हो या टोटल एनर्जी में हो, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये आ जाता है V, कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देते हैं dQ/dt। आपको डेरिवेशन करवा रखा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। बेसिकली हम यही स्टडी करते हैं, बाकी का कांस्टेंट प्रेशर भी होती है। ठीक है, चलिए तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम 3 तरीके से देखते हैं। मतलब हम 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे, ड्यूलॉग-पेटिट का, आइंस्टीन का और डेवाई का। वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक हीट को लोअर एंड हायर टेम्परेचर पर समझाने के लिए किए गए थे। तो पहला हम पढ़ते हैं ड्यूलॉग-पेटिट का नियम। ठीक है, और ये जो लॉ है इसको समझने की कोशिश करना। ये लॉ कहता है कि जो एनर्जी है टोटल क्रिस्टल के अंदर, या इंटरनल एनर्जी जो टोटल है वो होती है 3RT। ठीक है, 3RT कैसे होती है, इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है और इसका डिफरेंशिएशन करोगे T के रेस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा 3R। अब ये आ गया 3R, ये कांस्टेंट आ गया, ये T पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारा जो ड्यूलॉग-पेटिट का लॉ है वो कहता है कि भैया स्पेसिफिक हीट जो है वो 3R के बराबर होती है। मतलब कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब ये है कि आप टेम्परेचर कम रखो या ज़्यादा रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अकॉर्डिंग तो स्पेसिफिक हीट कैसी रहेगी, सेम रहेगी 3R। लेकिन ये देखा गया कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो हायर टेम्परेचर पे तो बहुत गज़ब की काम करती है। मतलब हायर टेम्परेचर पे तो ये कैसा है, वर्किंग है। हायर टेम्परेचर पे तो 3R के बराबर ही होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन लोअर टेम्परेचर पे 3R के प्रोपोर्शनल नहीं होती या 3R के बराबर नहीं होती। रिपीट कर रहे हैं, ड्यूलॉग-पेटिट का जो लॉ आया, जो भी आंसर आया, स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट आई, ये केवल हायर टेम्परेचर पर पॉसिबल है। लोअर टेम्परेचर पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। और हमारे जो आइंस्टीन भाई साहब हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, आइंस्टीन मॉडल। और ये जो मॉडल है वो आपको क्या सिखाता है, ये आपको मॉडल सिखाता है कि बात ऐसी है, आपके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स हैं वो स्वतंत्र दोलक की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह, फ्री ऑसिलेटर की तरह। ये ध्यान रखना, नोट भी कर लेना। स्वतंत्र दोलक की तरह व्यवहार करते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो इस फॉर्मेट में पाई जाती है, E = Nhν में। मतलब हर एक दोलक की अपनी hν ऊर्जा है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू
इंक्रीज़ करती रहेगी। आप वैसे ये मॉडल गलत भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गलत भी होना चाहिए। आइंस्टीन मॉडल ने क्या माना था कि कोई भी जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन स्वतंत्र दोलक की तरह है, जबकि आपको पता होगा कि पूरे क्रिस्टल में आपने अभी लेटेस्ट वाइब्रेशन देखा, हर एक पार्टिकल का जो मोशन है वो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो स्वतंत्र मोशन हम नहीं मान सकते, और इसका हमको क्या रिजल्ट मिलता है, लास्ट में गलत भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट होकर आती है वो कितनी आती है, 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर और ई की पावर थीटा ई बाई टी, ई की पावर थीटा ई बाई टी। याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान कोई भी ना हो। अब हम बात करते हैं लोअर एंड हायर टेम्परेचर पर। यदि अपन हाई टेम्परेचर पे बात करें तो हाई टेम्परेचर पे तो हमको क्या मिलेगा, ये 3R के बराबर मिलता है, ठीक है। और हम बात करें लोअर टेम्परेचर पर, तो लोअर टेम्परेचर पे जो हमारी सबसे वो इम्पोर्टेंट खास बात है वो हमको 3R के बराबर ना मिलके कितना मिलता है, देखो लोअर टेम्परेचर पे मिलता है CB बराबर 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा ई बाई टी, एक्सपोनेंशियली डिके भी होता है। तो कुल मिला के आइंस्टीन मॉडल जो है वो हायर टेम्परेचर के लिए वर्किंग है, लोअर टेम्परेचर के लिए ये भी वर्किंग नहीं है। इसलिए अक्सर जो एग्ज़ाम पेपर में आता है वो आता है डिवाई का मॉडल, क्योंकि डिवाई का जो मॉडल है वो लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर दोनों में वर्किंग है। और डिवाई ने क्या किया, डिवाई बड़ा होशियार व्यक्ति था, उसने क्या सोचा, भैया जो आइंस्टीन ने गलती की मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं उस गलती को सुधार दूंगा। आइंस्टीन ने क्या गलती की थी, इसने स्वतंत्र दोलक मान लिए। तो डिवाई ने क्या कहा कि भैया फ्री ऑसिलेटर नहीं होते, कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं, युग्मित दोलक होते हैं। तो अब हम जो अगला देखेंगे वो है डिवाई का। और डिवाई भाई साहब क्या कहते हैं, देखते हैं डिवाई साहब ने क्या कहा। तो डिवाई साहब ने कहा आपका डिवाई मॉडल, डिवाई सर ने कहा कि ये जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है वो होते हैं युग्मित दोलक। युग्मित का मतलब युग्मित दोलक, कपल्ड ऑसिलेटर कैसे होते हैं, कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है। मतलब एक साथ गति करते हैं, उनकी गति स्वतंत्र नहीं होती। एक बात और वो बताते हैं कि ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवर्ती परास में कुल कंपन विधाओं की संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको लिख रहे हैं, कुल कंपन विधाओं की संख्या, कुल वाइब्रेशन मोड का जो संख्या है, नंबर है, नंबर ऑफ टोटल वाइब्रेशन मोड इक्वल टू जेड ओमेगा डी ओमेगा होता है। और यहाँ पे जो जेड ओमेगा होता है वो होता है विदा घनत्व, मोर डेंसिटी। क्या होता है ये, विदा घनत्व, मोर डेंसिटी, और ये प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमको यहाँ जो स्पेसिफिक हीट मिलती है डिवाई मॉडल में वो कितनी मिलती है, ज़रा देख के बताएं आप। हाँ जी, CB बराबर कितना मिलता है, 12/5 R, और कितना मिलता है हम भूल जाते हैं, शायद ये मिलता है, ठीक है, 12/5 R, नहीं एक चीज़ और रह रही है पाई, हाँ शायद पाई R भी रह रहा है, ठीक है, देख लेना। हमको तो इससे मतलब है कि CB प्रोपोर्शनल टू होती है TQ के, और ये जो TQ है ये कब होती है, जब लोअर टेम्परेचर पे होती है। और हमको सही आंसर मिलता है लोअर टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोपोर्शनल टू TQ होनी चाहिए, और ये हमारा रिजल्ट है। और ये 2 बार सीधा एग्जाम पेपर में आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू डिवाई मॉडल लोअर टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर की किस घात के समानुपाती है। ऑप्शन टी देता है, ऐसे ऑप्शन दे देता है वो, तो आपको क्या करना है, TQ टिक करना है, ठीक है। चलिए सर, अभी तो बहुत बार काम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। देखते हैं क्या है कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं K से। और इससे पहले एक बात हमारी सुन लो, 2 टेम्परेचर होते हैं, एक तो होता है आइंस्टीन टेम्परेचर, एक होता है डिवाई टेम्परेचर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है h/kB और इसकी वैल्यू होती है h/kB। अरे सर अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे डिवाई फ्रिक्वेंसी होती है। कई सारे स्टूडेंट्स को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है, ये फॉर्मूला याद है सबको, E बराबर KT, एनर्जी का रिलेशन याद है टेम्परेचर के साथ,
ई बराबर हम पढ़ते हैं एच न्यू बराबर क्या होता है के टी। व्हाट इज द के? दैट इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी जो है, अब यदि आइंस्टीन मॉडल है तो टी को लिखते हैं थीटा ई से, और यदि डेबाई मॉडल है तो किससे लिखेंगे? थीटा डी से। तो थीटा ई निकालना चाहते हो तो के को नीचे ले आओ, एच न्यू बाई के बी बराबर होता है थीटा ई। ठीक है, आप सबको आता होगा वैसे तो। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आता है, क्या बता रहे हो? कोई बात नहीं, फिर भी देख लो। ठीक है, नए बच्चे भी होंगे शायद कोई, तो हो सकता है उसको समझ में आ जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वही हमारी पुरानी आदत, एक होती है जालक के कारण, मतलब लेटिस के कारण, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन के कारण जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो होती है जीरो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हम यदि किसी भी क्रिस्टल को गर्म करें तो उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह है वो किस तरीके से होगा, तो कंपन के कारण, लेटिस जालकों के कंपन के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है, और आपको पता है इंटरनल एनर्जी भी उसी के कारण आ रही है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण कंट्रीब्यूशन लगभग नेग्लिजिबल होता है, हालांकि समझेंगे इसको भी, पर नेग्लिजिबल होता है। तो हमारी जो थर्मल स्पेसिफिक हीट है, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी है, वो थर्मल लेटिस के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है 1/3, आपको याद होगा 1/3 कितनी होती है? सी बार लैम्बडा सी वी, इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये जो लैम्बडा सी बी है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो लैम्बडा जो है एट, बात करें अपन लोग एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे यदि हम देखें तो हमारे पास जो लैम्बडा है वो प्रोपोर्शनल तो होता है 1/t के, और सी बी होता है कांस्टेंट बराबर t⁻0 के। तो यहाँ पे जो k लेटिस है हायर टेम्परेचर पे वो मिलता है प्रोपोर्शनल टू 1/t के। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें लोअर टेम्परेचर पर, तो लोअर टेम्परेचर पर जो स्थिति होती है उसमें जो लैम्बडा है वो प्रोपोर्शनल टू t⁻0 के होता है, और जो सी बी है वो प्रोपोर्शनल टू t⁻q होती है। अभी पढ़ाया भी था। तो यहाँ जो हमारी लेटिस हीट है या लेटिस कंडक्टिविटी है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू tq के बराबर होती है। वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है ये, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टिविटी हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी यदि आ जाए तो ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉनिक है वो 1/3 सी बार लैम्बडा सी, इस बार इलेक्ट्रॉनिक के कारण आता है। ठीक है, और ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू टी ही होती है। अब हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो देखते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे हम क्या देखेंगे कि लैम्बडा तो प्रोपोर्शनल टू 1/t बताया था, और सी बी सर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक हमेशा प्रोपोर्शनल टू टी है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है वो लोअर टेम्परेचर पर t⁻0 के समानुपाती होती है। लेकिन हम बात करें हाई टेम्परेचर पर t⁻0 के समानुपाती होती है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और हम बात करें लोअर टेम्परेचर पर, तो लोअर टेम्परेचर पर हम क्या देखते हैं कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू t⁻0 हो जाता है, और ये तो हमेशा प्रोपोर्शनल टू t ही रहती है। तो कुल मिला के हमको k इलेक्ट्रॉनिक कितनी मिलती है? प्रोपोर्शनल टू t के, किस पे? लोअर टेम्परेचर पर। तो ये है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी k। ठीक है, चलिए साहब इसको लिखो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आया है और इस बार भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है, वो है इफेक्टिव मास। लेकिन इफेक्टिव मास से पहले हम आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, और ब्लॉक थ्योरम जो है वो भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के किसी भी फंक्शन को समझाने के लिए आती है। और यहाँ जो बैंड थ्योरी है, बेसिकली ये बैंड थ्योरी का टॉपिक है, और बैंड थ्योरी में होती है पीरियोडिसिटी, मतलब उसमें क्या होती है? आवर्तिता होती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो आवर्तिता के साथ या पीरियोडिसिटी के साथ किस तरीके से चेंज होता है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आता है 1/h DE/DK। ध्यान रखना E बराबर आपको दिया जाता है, तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक होता है क्रिस्टल संवेग, तो क्रिस्टल संवेग जो है दो होते हैं, एक होता है लेटिस मोमेंटम, एक होता है क्रिस्टल मोमेंटम। तो ध्यान रखना जो लेटिस मोमेंटम है वो तो होता ही नहीं है, इमेजनरी मानते हैं, और जो क्रिस्टल मोमेंटम है P क्रिस्टल वो होता है h×k के बराबर, और जो टोटल मोमेंटम है जिसको हम रियल मोमेंटम बोलते हैं वो आता है h×k प्लस P, चाहो तो यहाँ लेटेस्ट लिख लो, बाकी का हम P म्यू भी लिख देते हैं। तो इस तरीके का एक मोमेंटम का रिलेशन होता है।
एक होता है हमारे पास इफेक्टिव मास एम स्टार। अब क्या होता है इसका डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, आपको हमने डेरिवेशन भी करवाया था, लेकिन अभी आपको वो भी याद नहीं रखता डेरिवेशन, केवल इतनी सी बात ध्यान रखें, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इसी से ही क्वेश्चन होता है सीधा सीधा। क्वेश्चन जैसे हम आरपीएससी का ले लें, एक क्वेश्चन दे रखा था ई बराबर ए प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, देखो डी ई बाई डी के चाहिए, तो डी ई बाई डी के निकाल देते हैं पहले। तो ए का हो जाएगा 0, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा 2c के। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 1/h क्रॉस v प्लस 2c के। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले इफेक्टिव मास तो डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए 0 प्लस 2c, और यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो एम स्टार की कितनी मिल जाएगी, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, और कोई भी फंक्शन आ सकता है, मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ई का और आपको मिल जाएगा एम स्टार। ठीक है, चलिए एक बात और हमको बतानी थी, ये तो हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एम स्टार, और चलिए एम स्टार चलो ये लिखो फिर बताते हैं। एक टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, वैसे ये 12th क्लास में भी आ जाती है, इसलिए क्वेश्चन इससे कम ही आता है, पर देख लें फिर भी आप। एक होता है करंट डेंसिटी, क्या होता है एक करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को अपन शो करते हैं जे से, ये होता है आई अपॉन ए, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये ए के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जितना बड़ा एरिया होता है जे उतना ही कम होता है, और जे जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, एक होता है कि कोई भी हमारे पास यदि सॉलिड है और उसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसमें यदि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज का जो नंबर है वो आता है NaLe। व्हाट इज़ द N? दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, L क्या है, इसकी लेंथ है, E इस पर आवेश है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप भी जानते हैं dQ/dt करना पड़ेगा, या कुल मिला के Q के नीचे T का भाग लगाना पड़ेगा समय का। तो Q बराबर है NaL और E। हम समझदार हैं तो हमने T इसके नीचे लगा दिया, आप भी समझदार होंगे तो L/T आपको दिखाई दे रहा होगा। तो NaE पहले लिख देते हैं, L/T क्या, लंबाई बटे समय, वॉल्यूम सॉरी वेग, और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग। आरपीएससी में क्वेश्चन आया है एक बार, क्या है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिपीट कर दें, कोई भी आवेश यहाँ से चलकर यहाँ तक गया तो उसका विस्थापन कितना है L, टाइम कितना लगा T, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ए का यदि डिवाइड कर दें तो किसको बताएगा, करंट डेंसिटी को, ये आ जाएगा NeVD। D ध्यान रखना नीचे है, तो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना आप लोग। ठीक है, ये आ गया J बराबर NeD, और एक और होता है NeVD, J बराबर होता है एक सिग्मा E। ठीक है, और यदि हम इससे थोड़ा सा भी कंपैरिजन करें तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, J/E। कुल मिला के आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से लिख दें। तो सिग्मा बराबर NE, जानते हो वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एकांक विद्युत क्षेत्र में वेग का मान क्या कहलाता है, हाँ बिल्कुल सही बात, मोबिलिटी, गतिशीलता। तो सिग्मा बराबर NE में होता है, इसको ध्यान रखना। एक फॉर्मूला और होता है सिग्मा का, दैट इज सिग्मा बराबर NE² τ/m, ये भी ध्यान रखना। टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, दो गर्माकर टक्करों में लगा समय। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन हमेशा कंडक्टिविटी आ जाएगा। व्हाट इज द सिग्मा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। क्या है ये है विद्युत चालकता। ठीक है, चलिए साहब, तो J बराबर क्या है, सिग्मा ही, J बराबर है सिग्मा बराबर J/E। तो ये है हमारी विद्युत चालकता। यदि आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता, ध्यान रखना अंतर होता है। तो विद्युत, एक बार हम वापस लिख देते हैं, रो ये होता है विद्युत प्रतिरोधकता, जिसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये होती है प्रोपोर्शनल टू सिग्मा के, प्रोपोर्शनल टू क्यों, बराबर लिखो आराम से। ठीक है, तो जहाँ रो बराबर हमने क्या पढ़ा है,
जहाँ हमने सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम पढ़ा है तो रो इसका उल्टा हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। हर एक फॉर्मूला जो होगा वो उल्टा हो जाएगा सिग्मा से। तो ये ध्यान रखना, रो और सिग्मा में रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बात और, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ हमको रिजल्ट मिले, और वो रिजल्ट क्या मिले कि जितने भी हमारी मेटल्स हैं, क्या हैं मेटल्स मतलब धातु जो हैं, वो धातु की कंडक्टिविटी कौन सी, थर्मल और सिग्मा दोनों ही काफ़ी अच्छी होती है। मतलब जो धातुएं हैं वो दोनों ही कंडक्टिविटी रखती हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होता है और फोटोन का भी, मतलब ऊष्मा का फ्लो भी होता है और इलेक्ट्रॉन का भी। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही अच्छी होती हैं, दोनों ही बेस्ट होती हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखना कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे आपको यदि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी निकालनी है फॉर मेटल्स, क्या करना है, एक होता है कि यदि टेम्परेचर, ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट और लिख लें, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, थीटा डी से, मतलब डिवाइड टेम्परेचर से ज़्यादा है, कई बार इसको टी डी भी लिख सकते हैं, तो ये डिवाइड टेम्परेचर होता है। यदि आपका जो टेम्परेचर है वो थीटा डी से ज़्यादा है, डिवाइड टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो आपका जो रजिस्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल टू टी होती है। और यदि टी जो है वो लेस देन थीटा डी है तो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 होती है, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो है, प्रेशर हम लिख देते हैं, हमारा जो रो है रजिस्टिविटी वो प्रेशर पर डिपेंड करती है और वो होती है 1/p। ये ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है थीटा डी से तो प्रोपोर्शनल टू टी, और आप कोई पूछ ले कंडक्टिविटी क्या होगी तो यहाँ पे सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगी, यहाँ पे सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/t5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन रजिस्टिविटी घटती है, ये बात ही बताता है। दाब वाला याद रखना, कभी पूछ ले, क्योंकि हमको हमेशा ये याद रहते हैं लेकिन दाब का याद नहीं रहता है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़े, ओके। अब हमारा टॉपिक है ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। देखो जी, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी है वो बताती है कि आपके मेटल में या क्रिस्टल में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साधारण इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन गैस है। और ये भी कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन गैस है वो एम्बी स्टैटिक्स को फॉलो करेगी, वोल्टेज मान सांख्यिकी को फॉलो करेगी। और वोल्टेज मान सांख्यिकी या मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी को जो भी फॉलो करता है वो नॉन डिजेनरेट गैस होती है। कौन सी, DEGE हाँ जी, नॉन डिजेनरेट गैस होती है। नॉन डिजेनरेट की होती है, आपको पता है कि एम्बी स्टैटिक्स जब भी लगाते हैं वह डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, पहचानने योग्य होते हैं, विभेदित का होते पार्टिकल होते हैं, तो नॉन डिजेनरेसी आएगी, ठीक है। और यहाँ जो हमको सिग्मा का वैल्यू मिलता है वो हम पहले लिखवा चुके हैं, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम मिलता है। और जो रो का वैल्यू मिलता है वो 1/सिग्मा मिलता है, जिसको आप m/n² टॉ लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, केवल ये छोटी सी बात ध्यान रखोगे तो ड्रूड लॉरेंज आ जाएगा। इसकी कुछ कमियां हैं, तो कमियां वो पूछता नहीं है, तो फिर कमियां दूर किसने की, सोमरफील्ड ने। किसने की है भैया, सोमरफील्ड थ्योरी ने इसकी कमियां पूरी की। और सोमरफील्ड थ्योरी क्या कहती है, सोमरफील्ड थ्योरी कहती है कि आपने गलत माना है, इलेक्ट्रॉन गैस तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन गैस रहते हैं, लेकिन ये एम भी नहीं करते, ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। किसने कही ये बात, स्टैटिक्स, ये बात किसने कही थी, सोमरफील्ड ने। और फर्मी डिराक स्टैटिक्स को जो फॉलो करता है उसका फॉर्मूला होता है FE बराबर 1/e⁻⁻, आपको याद होगा थर्मो में भी पढ़ाया है हमने, अपॉन KT+1, ठीक है। यहाँ +1 आता है FD में, -1 आता है किसमें, बोसाइंस्टीन में, और ये नहीं आता है किसमें, मैक्सवेल में। ध्यान रखना, +1 किस में आता है, FD में, -1 आता है फर्मी डिराक में, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ +1 आता है फर्मी डिराक में, बोसाइंस्टीन में -1 आता है, और 0 मतलब नहीं आता है किसमें, मैक्सवेल में, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो EF है वो फर्मी एनर्जी है, आपको याद होगा कुछ इस तरीके से वैल्यू होती थी, h²/8m 3n/π कितना 2/3, और ये हमेशा याद रखना एक फंक्शन होता है n⁻²3 का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी हमने आपको बता दिया सिग्मा प्रोपोर्शनल टू किसके है, अब बताओ
1/T के, और रो बराबर अभी बताया था प्रोपोर्शनल टू टी के। एक होता है विद्यमान फ्रिंज का रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यमान फ्रिंज का रो, विद्यमान फ्रिंज होता है शायद, है ना, हाँ। तो विद्यमान फ्रिंज जो लॉ है वो आपको क्या सिखाता है, वो कहता है थर्मल जो कंडक्टिविटी है उसका रेशो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ निकालोगे तो वो टी के बराबर आता है या टी के प्रोपोर्शनल आता है। जब आप के बराबर सिग्मा टी लिखोगे तो वो कांस्टेंट के बराबर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है हमारी क्या, विद्यमान फ्रिंज का लॉ। तो इस तरीके से हमने तीनों थ्योरीज देख ली। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद तो आप कितना भी याद कर सकते हो, हमने आपको लिखवा बहुत कुछ रखा है। तो चलिए साहब आपको आगे लेके चलते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टॉपिक का नाम है सुपर कंडक्टर। हाँ जी, चलो सुपर कंडक्टर का मतलब वैसे तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो, सुपर हो। ऐसा कब होगा, जब कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल, ऐसा नहीं होता कि सभी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक मटेरियल जिसका टेम्परेचर हम घटाते जाएं और हमको एक ऐसा टेम्परेचर मिले जिस पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 हो जाए। रेजिस्टिविटी 0 होगी तो कंडक्टिविटी कैसी होगी, इनफाइनाइट। तो ऐसे टेम्परेचर को कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। और ये जो बिहेव है, ये जो प्रॉपर्टी है, क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी। आपको पता है कि जब सिग्मा इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा है, उसकी चालकता बहुत ज़्यादा है, तो हमको एक करंट मिलती है दीर्घ स्थायी धारा, जिसका क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ चुका है। ये ऐसी करंट है कि यदि हम किसी भी क्लोज तार में, किसी क्लोज कंडक्टर में, मतलब कौन से कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर में, किसी भी क्लोज सुपर कंडक्टर में यदि हम कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धारा हमेशा अनंत काल तक या दीर्घ काल तक प्रवाहित होती रहेगी। और इसका एक फॉर्मूला होता है IC बराबर 2πRHc, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। IC का मान पूछा था, R का वैल्यू शायद 1 mm दिया था कि 1 mm त्रिज्या का कोई वायर है, और आपको ये इंटेंसिटी दे रखी थी, शायद हमको जितना याद है 10 गुणा नहीं शायद 2 गुणा 10⁴ एम्पियर बटे मीटर, इस तरीके से इंटेंसिटी दे रखी थी। आपको क्या करना था, 2πr मल्टीप्लाई करना था और ऐसे करना था तो IC आ जाता, ठीक है। अगला इसका जो प्रॉपर्टी है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यदि आपको कहीं भी या किसी भी सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म करनी है, उसका सुपर कंडक्टर जो नेचर है उसको ख़त्म करना है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लगाना चालू कर दें। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाएंगे उसकी सुपर कंडक्टिविटी घटती जाएगी, और एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट आएगा जिस पर सुपर कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी, दैट इज़ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और इसका एक सूत्र है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BC0 1 - T² का स्क्वायर। ये है एक टॉपिक है, और इसको अपन इंटेंसिटी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, SC0। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा सर, क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल वे में आता है। आपको दिया जाएगा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T, जैसे एक न्यूमेरिकल हम आपको बता दें ओरली। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि किसी भी सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 0 केल्विन पर 2 टेस्ला है, ठीक है। तो बताइए 2 केल्विन पर उसका मैग्नेटिक फील्ड या क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जब TC का मान दे देगा आपको तो 2 केल्विन यहाँ लिखना है और वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर T टाइम पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मान, और ये क्या है, ये है 0 केल्विन पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मान। और TC क्या है, TC है क्रिटिकल टेम्परेचर। एक होता है माइसनर प्रभाव, क्या होता है, माइसनर इफेक्ट। ये एक अजीब ही तरह का इफेक्ट है। माना कोई भी नॉर्मल स्टेट में कोई भी हमारे पास सुपर कंडक्टर है, और हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बीच में से होके जा रही है। लेकिन जैसे ही हमने इस सुपर कंडक्टर जो मटेरियल है इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, तो जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से हम कम करते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सारी कहाँ जाती हैं, बाहर शिफ्ट हो जाती है, अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं रहती। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल में, प्रति चुंबकीय पदार्थ में। तो क्या लिखेंगे, माइसनर जो प्रभाव है वो हमको क्या बताता है कि हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो डाई मैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है, प्रति चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है।
इस शब्द को ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। और प्रतिचुंबकीय का व्यवहार करने का मतलब क्या है कि यहाँ होता है एक फॉर्मूला म्यू आर बराबर 1 प्लस काई होता है, और प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू आर बराबर 0 लिखते हैं और काई बराबर -1 लिखते हैं। आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। एक है टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर, और टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर को कहते हैं सॉफ्ट। ये जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है, इसकी क्या खास बात है कि ये 100% मतलब पूर्णतः माइसनर प्रभाव को फॉलो करता है। और एक होता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या बताता है, ये होता है हार्ड, और ये कहता है कि भैया पूर्णतः मतलब 100% माइसनर प्रभाव को फॉलो नहीं करता। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, Hc1 और Hc2, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे जो फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकलती हैं, उसके बाद कम बाहर निकलती हैं। ऐसा एक 2 पॉइंट होते हैं इसमें, Hc1 और Hc2। चलिए एक बात ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है ऊष्मधारिता, मतलब हीट कैपेसिटी। हाँ जी, हीट कैपेसिटी क्या खास बात है, जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर से वैल्यू कम करते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो तेज़ी से घटती है। कैसे घटती है, तेज़ी से घटती है। और कौन सी तरह घटती है, चरघातांक के रूप में, एक्सपोनेंशियली घटती है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है हीट कैपेसिटी है जो -VTc/T एक्सपोनेंशियल भी आता है, ठीक है। इस तरीके से डिक्रीज होती है। हाँ जी, हीट कैपेसिटी का तेज़ी से घटना जो है वो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल स्टेट है कंडक्टर की और जो सुपर कंडक्टर स्टेट है उनके बीच में ऊर्जा अंतराल होता है, और जो ऊर्जा अंतराल है वो करीबन 3.5 kBTC होता है, ठीक है। और माइक्रोवेव रीजन में भी आता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका जो फोटोन है, हालांकि हम आगे लिखाएंगे भी इस बात को। हीट कैपेसिटी में यदि अचानक घटती है हीट कैपेसिटी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में या TC से नीचे या क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टर स्टेट के बीच में एक ऊर्जा अंतराल है। ये इस प्रूफ है इस बात का, किस बात का प्रूफ है, ऊर्जा अंतराल उपस्थित होने का। कौन प्रूफ है, हीट कैपेसिटी का घटना। एक होती है एंट्रोपी, वो भी घटती है तेज़ी से, और एंट्रोपी घटती है तो उसका मतलब क्या है कि नॉर्मल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होते, लेकिन जो सुपर कंडक्टर स्टेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर ऑर्डर्ड होते हैं या अच्छी तरीके से व्यवस्थित होते हैं। और आप जानते हैं एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, अव्यवस्था होता है। तो हीट कैपेसिटी तो घटती है, साथ साथ एंट्रोपी भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में घटती है, ठीक है। इसका कारण क्या बताया हमने, इलेक्ट्रॉन का अच्छे से मोर ऑर्डर्ड होना। एक बात और, अब सोचो जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मोर ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा, ऊष्मा चालकता का क्या होगा। तो ऊष्मा चालकता के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ध्यान रखना इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है K, हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इसकी जो एंट्रोपी है वो घटती है, और घटती है इसका मतलब क्या है कि ये मोर ऑर्डर्ड होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, K जो है इसका थर्मल कंडक्टिविटी, वो थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो इसकी अच्छी नहीं होती, मतलब ये बहुत अच्छा ऊष्मा का चालक नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मोर ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, समस्थानिक का प्रभाव, आइसोटॉपिक इफेक्ट। हाँ जी, ये क्या है समस्थानिक का प्रभाव। समस्थानिक का प्रभाव का मतलब है कि आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। मतलब समस्थानिक का द्रव्यमान जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये होता है समस्थानिक प्रभाव। और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.45 to 0.5 वेरी करती है, ठीक है। मतलब कई जगह इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एक बात और ध्यान रखो, क्या, एक होता है लंदन की समीकरण। हाँ जी, ऐसा ही वर्ड होता है ये, लंदन की समीकरण। इसकी 2 समीकरण है, DJS/del जो D जो T है
वो होती है NE²EY और जो सेकंड समीकरण है लंदन की वो होती है डेल क्रॉस JS। ठीक है, JS का मतलब समझते हो, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में J का मान, J मतलब करंट डेंसिटी, ये होती है -NE² है। ठीक है, एक होती है पेंट्रेशन डेप्थ, वेदन लंबाई, मतलब ऐसी लंबाई जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है, और ये जो होती है ये होती है NE²μ0m। ठीक है, इस तरीके से होती है। एक बात और ध्यान रखें, एक होता है फ्लक्स क्वांटाइजेशन, जो सब एक बार आ चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स क्वांटाइजेशन क्या कहता है भैया, जो फ्लक्स क्वांटाइजेशन है फाई बराबर ये होता है NH/Q, और यहाँ पे जो Q है वो कूपर पेयर का लिया जाता है जो होता है NH/2E। एक होती है BCS थ्योरी, क्या होती है BCS थ्योरी। BCS थ्योरी जो है वो आपको क्या बताती है, BCS थ्योरी बताती है कि दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब टेम्परेचर TC से ज़्यादा है तो कौन सी स्टेट होगी, नॉर्मल स्टेट, और टेम्परेचर TC से कम है तो कौन सी स्टेट होगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अतिचालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें कौन होते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात ऐसी है कि BCS थ्योरी जो वर्क करती है वो करती है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन पे। मतलब इस BCS थ्योरी में इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, हाँ जी ये जो वर्ड लिख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, आकर्षण बल लगने लग जाता है, और इस आकर्षण बल की वजह से एक कूपर पेयर का निर्माण होता है। किसका, कूपर पेयर का, कूपर युग्म का निर्माण होता है। कूपर युग्म की खास बात यह है कि इसका कुल संवेग और कुल पृथक्करण, मतलब कुल स्पिन और कुल संवेग क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का संवेग एक दूसरे के विपरीत होता है और परिमाण में समान होता है, सेम स्पिन में होता है, तो नेट क्या होता है, क्या हो जाता है, 0। ठीक है, और कूपर पेयर की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से आपकी BCS थ्योरी कंप्लीट हुई है। ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, आप इसको नोट कर लें, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर और अपलोड किए गए। हाँ, एक बात और ध्यान से सुने, एक बात बहुत ध्यान से सुने। एक थर्मो में हमने जब आपको जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ाया था तो वहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था। यदि टेम्परेचर जो है वो कम है किससे, TC से, सॉरी TC नहीं TI से। यदि टेम्परेचर TI से कम है, यदि टेम्परेचर TI से कम है, मतलब विक्रमण ताप से टेम्परेचर कम है, तो होगा कूलिंग। ठीक है, और T इज़ ग्रेटर देन TI है, मतलब टेम्परेचर यदि TI से ज़्यादा है तो होगा हीटिंग। ये आप देख लेना। ठीक है, हमने शायद वहाँ पे गलत बता दिया था, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक हमने ऑसिलेशन एंड वेव में भी कुछ बात बताई थी। हमने बताया था V बराबर V0 e⁻⁻RT, जबकि नहीं, ये 2RT होता है। यदि हमने गलत बता दिया है तो देख लेना। A बराबर होता है A0 e⁻⁻RT। तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, केवल आयाम ऐसा है जिसमें RT आता है, बाकी का सब में क्या आता है, 2RT आता है। ठीक है, चलिए, ओके।